हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं कामना करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि एक बहुत डर सा बच्चों के अंदर बना रहता है। बच्चों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए इस क्लास को एग्ज़ाम से पहले देखकर ज़रूर जाओ, ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो और थ्योरेटिकल पोर्शन आपका मजबूत हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन जरूर आता है, हर हाल में आता है। आज वैसा ही क्वेश्चन किया जाएगा जो हर हाल में आपके एग्जाम में आता है। तो बच्चों, संभव घटना की प्रायिकता अगर पूछ दिया जाए, संभव बोले या निश्चित बोले, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। स्पीड में करेंगे, बहुत कम समय है। ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। और अगर बोल दिया जाए असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी बच्चों, 0। जैसे अगर पूछ दिया जाए एक पासा फेंका गया और पासा पर 7, पासा मतलब छक्का गुट्टी बच्चों, तो पासा फेंका जाए तो उस पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 7 कभी आ सकता है नहीं, ये असंभव है। क्या है, असंभव है, इसलिए उसकी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। आगे प्रायिकता का मान बच्चों 0 और 1 के बीच होता है। इसकी औकात बता दी गई है प्रायिकता की कि ये 0 और 1 के बीच ही रहेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अर्थात बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे इस तरह से P और शुरू में 0 लिखना है, बाद में 1 लिखना है। ठीक है, और बीच में P लिखना है। इधर से इधर घुमाओ, लेस देन, यहाँ भी लेस देन घुमाओ। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू डालो, यहाँ भी इक्वल टू डालो। ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, ध्यान से रखोगे, इसको VVI कर लो। ठीक है, तो 0 और 1 लिखना है, बीच में P लिखना है, लेस देन दोनों में लेस देन, इधर घुमाना है, लेस देन, राइट साइड घुमाना है, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड घुमाना है, और दोनों जगह पे इक्वल टू का चिन्ह भी ये नीचे लगा देना है। ठीक है, इस तरह से होगा, ये प्रायिकता का मान होगा। ये देख के जाना, गारंटी के साथ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब हो बच्चों, प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे इसका मतलब हुआ बच्चों कि प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, और प्रायिकता का मान 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। आ जाओ, इसमें से कौन होगा जो प्रायिकता का मान हो सकता है। बच्चों आपको नीचे पकड़ना है, नीचे बड़ा वाला हो जाएगा ना तो वो प्रायिकता का मान हो जाएगा, नीचे बड़ा वाला जो होगा ना वो प्रायिकता का मान हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन एक बात और गौर से समझो, ये ऊपर बड़ा है तो प्रायिकता का मान नहीं होगा। देखो 100 से अंदर रहेगा ना प्रतिशत में, 100 से अंदर रहेगा तो वो होगा, लेकिन ये 100 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। ये माइनस में है, इसलिए ये नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, 100 से बड़ा प्रतिशत में नहीं होगा। और नीचे जो ऊपर जो बड़ा होगा वो नहीं होगा, लेकिन नीचे बड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव इस तरह का हर हाल में आएगा, देख लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो माइनस वाला मैंने बोला नहीं होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 ये तो हो ही जाएगा। ये देखो ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये 1.5 1 से बड़ा है कि छोटा है बच्चों, 1 से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो 15% 100 के अंदर है क्या, 100 के अंदर है 15%, ये भी हो जाएगा। या फिर ये मान लो कि प्रतिशत का मतलब बच्चों कितना होता है, बट्टा में 100, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है तो हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ जाएंगे। ठीक, अच्छा देखो प्रायिकता में क्या होता है बच्चों, प्रायिकता में हमने बताया आपको लेस देन डालो, यहाँ भी इक्वल टू डालो, यहाँ भी इक्वल टू डालो, ये प्रायिकता में चलता है। ठीक है, प्रायिकता में ये याद रखोगे, ये आएगा परीक्षा में गारंटी के साथ। ठीक है, लेकिन यूक्लिड विभाजन लेमा जो है उसमें क्या करना है, यहाँ भी लेस देन रखना है, यहाँ भी लेस देन रखना है, लेकिन लास्ट वाले में जो है तुम्हारा 0 RB में, ठीक है, लास्ट वाले में यहाँ इक्वल टू का चिन्ह नहीं देना, इक्वल टू का चिन्ह सिर्फ यहाँ लगेगा। ठीक है, ये वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पेज से आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो PE और PE नहीं, बारिश होने की संभावना और बारिश नहीं होने की संभावना, दोनों का मिला के क्या होता है, 1 होता है। तो PE प्लस PE नहीं, दोनों मिला के क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर आपको मन हुआ कि PE का मान निकालें तो PE नहीं को उधर ले जाओगे, तो PE बराबर 1 माइनस क्या, ये राइट साइड में लेके चले जाओ, प्लस में क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। और आपको मन हो गया कि PE नहीं का मान निकालें तो PE को उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा। यानी मेन फार्मूला इससे है, इसी से ये दोनों फार्मूला निकला है। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा कि यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं का मान निकालें। ठीक है, तो बच्चों ये फार्मूला लगाना है, ये वाला देखो, तो हमको क्या निकालना है, PE नहीं, तो PE नहीं बराबर क्या, 1 माइनस PE। देख लो PE नहीं का मतलब क्या, नीचे वाला फार्मूला देखो, PE नहीं बराबर 1 माइनस क्या, PE, तो ये PE लगा दिए। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो 1 हो गया, और P का मान दिया हुआ है 0.05, तो 1 में से क्या करोगे, 0.05 घटाओगे। ठीक है,
ये एलसीएम लोगे तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 9, 9 में से ठीक है 0 जाएगा तो 9, इधर हो गया 0। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया 9.095 आ गया। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी में कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं, तो NS हो गया बच्चों टोटल 26। ठीक है, और वॉवेल क्या होता है 5 को, कॉन्सोनेंट क्या होता है 21 को। ठीक है, तो वॉवेल के का पूछ लेगा तो वॉवेल क्या होगा बच्चों 5, तो वॉवेल के अनुसार लिख देंगे ऊपर में 5, और टोटल कितना है 26, तो वॉवेल का क्या हो जाएगा 5/26 प्रायिकता। कॉन्सोनेंट अरे भाई 5 को है वॉवेल, तो कॉन्सोनेंट क्या हो गया 21 को, तो कॉन्सोनेंट का प्रायिकता क्या हो जाएगा 21/26, 21 को कॉन्सोनेंट है, टोटल कितना है 26, तो इस तरह से हो जाएगा। अब पूछ देगा ग्रामर में m जो है m की प्रायिकता क्या है बच्चों, m की प्रायिकता, तो m क्या बार आया है देख लो, एक बार 2 बार, तो m क्या हो गया 2 बार लिख लिए, और टोटल क्या हो गया गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हो गया 7। तो ग्रामर में m की प्रायिकता क्या हो गई 7 हो गई। आपको कुछ भी दे सकता है, एप्पल में पूछ देगा p की प्रायिकता, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से, एलिफेंट में पूछ लेगा, ठीक है, l की प्रायिकता, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक सिक्का को एक बार उछालोगे ना, सिक्का यानी कि आपका 1 टकिया 2 टकिया, सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल बच्चों क्या हुआ हेड और टेल, एक हेड एक टेल, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस क्या हो गया 2 हो गया, एक हेड और एक टेल। तो पूछेगा हेड की प्रायिकता, बच्चों हेड की प्रायिकता यानी ये पी ऑफ ना हेड, तो नंबर ऑफ हेड बटे नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, तो हेड क्या हो गया बच्चों एक बार आया है 1 हो गया, और दोनों मिला के क्या है नीचे तो 2। ठीक है, टोटल ना कुल परीक्षणों की संख्या। टेल तो हेड की प्रायिकता 1/2, और हेड टेल भी तो एक ही बार आया ना बच्चों, और टोटल इसमें क्या हो गया 2 है, हेड और टेल, तो नीचे 2 लिखोगे, तो हेड की प्रायिकता भी 1/2 और टेल की प्रायिकता भी 1/2, चित्त की प्रायिकता भी 1/2 और पट की प्रायिकता भी 1/2। लेकिन 2 सिक्का एक बार उछालोगे तो बच्चों नंबर ऑफ स्पेस यानी कुल परिणाम की संख्या जो होगी वो, आप इसमें 2 था ना तो इसमें 2 पर पावर 2 चढ़ा दो, क्योंकि 2 सिक्का उछाला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें HH लिख लो, ठीक है, HHTT HHTT, एक बार HT एक बार TH। ठीक है, इस तरह से टोटल हो गया 4 को। ठीक, अब पूछेगा कि इसमें से पट आने की प्रायिकता क्या, किसी इसमें T आ रहा है, पट मतलब T, ठीक है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें, तो पट वाला क्या हो गया 3 हुआ है, टोटल क्या हो गया 4 हो, इस हो गया आपका 3/4। 3 सिक्का जब उछालोगे तो 3 सिक्का उछालोगे बच्चों, एक बार में आया था 2, तो 2 पर पावर 3 चढ़ा दो, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा 8 को आ जाएगा। 8 को कैसे आएगा उसको आप समझेंगे। ठीक है, 3 को H हम लिख दिया, ये हो जाएगा। अब इधर से क्या करो राइट साइड से ना बच्चों, राइट साइड से H गायब करना चालू करो, H ये H हम गायब कर देते हैं तो T हो गया। ठीक है, फिर से गायब करो राइट साइड से H, अब इस H को भी गायब कर देंगे, उसके जगह पे क्या लाएंगे T ला देंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखो इधर से इस T को भी H को गायब करो तो T हो गया इस तरह से। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 4। ठीक है, अब क्या करो यहाँ से, अब T को ना धीरे धीरे राइट साइड से T को गायब करो, राइट साइड से T को गायब करो, तो 1 T 2 T तो लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाला T जो है वो H बन जाएगा। ठीक है, H बन गया। फिर इस T को भी गायब करो, T हो गया और H हो गया। ठीक है, बोलो क्यों, तो ये H था, इस T को हमने भी क्या बना दिया H बना दिया। ठीक, अब हम ट्रिपल H नहीं लिखेंगे, इस T को गायब करेंगे तो H हो जाएगा, और ये हम पहले से लिख चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, H और H लिख लो, ठीक है, और बट्टा में T, ये बीच में T डाल दो। ठीक है, HH लिख के बीच में T डाल दो, फिर T लिख लो और बीच में क्या डाल दो H डाल दो। ठीक है, हो सकता है आपको परीक्षा में 2 नंबर में पूछ दे कि 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम जो आएगा उसको लिखें, तो आपको अभी जैसा मैंने बताया इस तरह से लिखना है। एक बार फिर बैक जाके इसको देख लो कि कैसे हम इसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ताश की जो पत्ती होती है उसमें 52 पत्ती होती है, कितना कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है 52। एक होता है बच्चों एक प्रकार का पत्ता, 4 प्रकार का पत्ता होता है, जिसमें एक होता है ईट को इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, पान को लाल पान भी कहते हैं, इसको हर्ट भी कहते हैं, हुकुम को काला पान भी कहते हैं, इंग्लिश में स्पेड कहते हैं, चीरी यानी क्लब, और ये सब का फिगर है। आप देख रहे हो बच्चों 4 प्रकार के पत्तों में 2 प्रकार का पत्ता लाल रंग का होता है, 2 प्रकार का पत्ता क्या होता है काला रंग का होता है। ठीक है, यानी कि ईट और पान जो है लाल रंग का होता है, हुकुम का पत्ता और चीरी का पत्ता जो है वो कैसा होता है बच्चों, वो आपका काला रंग का होता है, इसलिए हमने रंग भी 2 अलग लिखा है। तो सब में बच्चों क्या होता है, सब पत्ता में 1 से लेकर 10 तक होता है। देखो 1 से लेकर कहाँ तक है 10 तक है, देखो सब में, तो 10 को पत्ता तो सब में हो गया, तो 10 तो कितना हो गया 40 हो गया,
10 चौका 40, 4 प्रकार का पत्ता है, सब में 1 से लेके 10 तक होता है। इक्की, दुग्गी, तिग्गी ना, चौवा, पंजा ना, इस तरह से 10 होता है। उसके बाद 3 पत्ता जो होता है जिस पे क्या बना रहता है, फेस बना रहता है, उस पर चित्र बना रहता है, ठीक है। 3 पत्ता जो होता है उस पर चित्र बना रहता है, ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते में क्या रहता है, चित्र बना रहता है, ठीक है। अब जैसे देखो तो तस्वीर वाला पत्ता में क्या होता है, एक होता है बादशाह यानी कि राजा का उस पर फोटो बना होता है, एक होता है उसका बेगम ना जिसपे ना क्वीन यानी रानी का फोटो बना होता है, एक होता है जैक उसका गुलाम, ठीक है, उसका फोटो बना होता है। तो तस्वीर वाला पत्ता सब में होता है बच्चों, 3 पत्ता होता है, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 3 सब में होता है। तो देख लो 4 तिया क्या हो गया 12। तो तस्वीर वाला कुल पत्ता कितना हो जाता है, तस्वीर वाला पत्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तस्वीर वाला कुल पत्ता कितना हो जाता है 12, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, वो देखो पूछेगा इक्का की प्रायिकता, एक इक्का की प्रायिकता, एक इक्का की प्रायिकता। बताओ इक्का क्या होगा, देखो इक्का क्या होगा भाई, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, क्या इक्का क्या हो, 4 गो है। तो इक्का की प्रायिकता इक्का क्या हो है, इक्का है 4 गो और टोटल पत्ता क्या होगा 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52, काट लेना, 1/, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 चौका 52, ठीक है। उसके बाद बेगम की प्रायिकता पूछ रहा है, बेगम बताओ, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है, एक बेगम यहाँ है। तो बेगम क्या हुआ है 4 गो है, तो 4 टोटल ना, 4 बेगम 4 गो है और टोटल पत्ता क्या होगा 52, तो 4/52 हो जाएगा। अब पूछा लाल रंग का पत्ता, क्या पूछा, लाल रंग का पत्ता। बताओ लाल रंग का पत्ता क्या होगा, ये भी लाल रंग का है, ये भी लाल रंग का है। इसमें 13 पत्ता होगा ईंट वाले में, और पान वाले में भी क्या होगा 13 पत्ता होगा। तो लाल रंग का कुल पत्ता क्या हो गया 52, सॉरी 16, माय मिस्टेक बच्चों। टोटल पत्ता 52 गए और लाल रंग का 26 हो गया, और काला रंग का भी क्या हो गया 26 हो गया। तो लाल रंग का पत्ता कितना हो गया 26 गो, और टोटल क्या हो गया 52। तो हम लाल रंग का पत्ता का प्रायिकता निकालेंगे, जाएंगे तो क्या लिखेंगे 26/52, काट दोगे 26 दूना 52, 1/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है, काला पत्ता। तो काला पत्ता कौन कौन होता है बच्चा, देखो ये जो होता है आपका हुकुम और चीरी, ये दोनों काले रंग का होता है। इसमें 13 होगा, इसमें 13 होगा, 13 दोनों क्या हो गया 26 गो। तो 26 गो हो जाता है आपका काला रंग का पत्ता, ठीक है। तो 26 हो गया, तो लिखोगे 26 क्या टोटल 52, 26/52 कट के क्या आ जाएगा 1/2। अब फेस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आएगा, आएगा ही आएगा। फेस कार्ड पूछेगा, फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होती है। तो फेस कार्ड क्या हो गया बच्चों 12 होगा, अभी बताया था ना। फेस कार्ड देखो गिन लो, ये सब क्या हो गया 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। तो फेस कार्ड क्या हो गया 4 तिया 12, तो फेस कार्ड है 12 गो ना, 12 लिखा मैंने ऊपर, और कुल है कितना 52। तो ये काट दोगे 3 चौका 12 ना, और 13 चौका 52। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/13। गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा फेस कार्ड की प्रायिकता, ठीक है। उसके बाद लाल इक्का, लाल इक्का पूछ रहा है, बताओ लाल इक्का क्या होगा। देखो ये इसमें है, एक इसमें ये भी है इक्का, लेकिन ये सब काला रंग का है, ये लाल रंग का है। तो लाल रंग का इक्का क्या हुआ 2 हो गया, ठीक है। तो लाल रंग का इक्का आपका क्या है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर 2 और टोटल पत्ता क्या हो गया 52। तो 2/52 काट दोगे 1/, क्या हो गया 26 आ जाएगा। हुकुम का पत्ता, चलो हुकुम का पत्ता का पूछ रहा है। हुकुम का पत्ता किससे कहते हैं, हुकुम का पत्ता मतलब कालापन, और हुकुम का पत्ता भी क्या होगा 13 होगा। तो हुकुम का पत्ता पूछ रहा है, हुकुम का पत्ता क्या होगा 13 और टोटल क्या होगा 52। तो 13/52 तो कट के आ जाएगा बच्चों 13 चौका 52, 1/4। लाल फेस कार्ड पूछा, लाल फेस कार्ड पूछा, लाल फेस कार्ड क्या होगा देखो, एक इसमें 3 गो और एक इसमें। तो लाल वाला क्या हो जाएगा, टोटल होता है फेस कार्ड 12, और लाल रंग का होता है 6 गो और काला रंग का होता है 6 गो। आपको पूछ रहा है लाल रंग का फेस कार्ड। तो लाल रंग का फेस कार्ड क्या हो गया 6 गो है, और टोटल कितना गो है 52 है, टोटल पत्ता क्या हो गया 52 है, ठीक है। तो 6/52 काट दोगे तो 3 दूना 6 और 26 दूना 52, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/26। अब देखो एक होता है छक्का गुट्टी वाला, ठीक है, जिसे हम पासा कहते हैं। छक्का गुट्टी जब हम फेंकते हैं बच्चों, उछालते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो छक्का गुट्टी जो आप फेंकते हो उसे ना ऐसे करके फेंकते जो हो, ठीक है। तो उसमें बच्चों 1 से लेके कितना गिना लिखा होता है, 1 से लेके 6 तक लिखा होता है, ठीक है। 1 से लेके कितना तक लिखा होता है, 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, ठीक है। तो टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या एन ये हो गया सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का कुल संख्या क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब उस पर पूछेगा कि 7 से कम आने की संख्या आने की प्रायिकता, 7 से कम, ये सब 7 से कम है, तो ये तो निश्चित है, फिक्स है। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमने क्या बताया था, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। तो निश्चित घटना 6/6 और ये हो गया 1, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1। अब बताओ 7 से पूछ रहा है अधिक या 7 आ जाएगा 7, बताओ 7 आ सकता है क्या भाई, इस पर लिखा हुआ है 6 तक, ये तो असंभव है। तो 7 है ही नहीं, तो 7 मतलब है नहीं तो 0 हो गया, 7 की संख्या 0 है, और टोटल क्या है 6 है, तो 0/6 ऐसे हो गया। ऐसे भी याद रखो 7 आना पॉसिबल नहीं है, असंभव है, इसलिए इसकी घटना इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
अब सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या कौन कौन होता है बताओ? 2, 4 एंड 6 क्या होता है? ये सम संख्या होता है। सम संख्या क्या हो गया है? 1 गो 2 गो 3 गो, तो सम संख्या 3 गो है, टोटल संख्या क्या हो गया है? 6 गो, तो 3/6 काट दोगे तो 1/2, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या पूछ रहा है, विषम संख्या कौन कौन होता है बताओ? 1, 3 और 5 विषम संख्या हो गया। तो विषम संख्या क्या हो गया है? 3 गो, तो ऊपर हमने 3 लिखा, टोटल संख्या क्या हो गया? टोटल संख्या क्या हो गया? 6 हो गया, तो हमने 6 लिखा, तो ये कट के आ गया 1/2, ठीक है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है बताओ? 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसमें देखो, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या 3 हो गया और टोटल संख्या क्या हो गया? 6 हो गया, तो 3/6 कट के क्या हो गया? 1/2। भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो भाज्य संख्या कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में भाज्य संख्या कौन है? 4 है और 6 है, तो भाज्य संख्या क्या हो गया? 2 गो, 2 लिखा हमने, टोटल संख्या क्या हो गया? 6 गो, तो 6 लिखा, 2/6 कट के क्या आ गया? 1/3। अच्छा चलो एक बात याद रखना, भाज्य पूछेगा उसी में 1/2 1/3 आ रहा है, लेकिन इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है पासा वाला में तुम्हारा जो रहेगा, एक पासा एक बार फेंका गया तो अधिकतर का आंसर 1/2 आता है, 1/2। प्रायिकता में अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और ऑप्शन में 1/2 दिखेगा, अधिकतर जगह पे ये पॉसिबल है कि आंसर 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसमें पासा वाले में और सिक्का वाले में, पासा वाले में और सिक्का छक्का गोटी वाले में और सिक्का उछालने में आंसर अधिकतर जगह तुम्हारा 1/2 आएगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना, नहीं कुछ समझ में आए तो 1/2 को लगा के आना, ठीक है। सिक्का 1/2, हेड का आने की प्रायिकता भी 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, उभय संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, इस तरह से 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये देख लेना, देख 2 पासा अगर फेंकोगे बच्चों तो क्या क्या आता है वो देखो। तो इस तरह से हमने लिखा P1 मतलब पासा 1, P2 मतलब पासा ना, तो ये 1 वाला लिख लो, सब में लिखो 1 1 1 1 1 1 लिखो। ये 2 2 2 2 2 2, देखो 3 है इस घर में, तो 3 3 3 3 3 3, देखो एक एक सब में लिख दिया और लिखने के बाद हमने कोमा सब में डाल दिया, ठीक है, कोमा डाल दिया। अब देखो पासा 2, पासा 2 में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो सब घर में एक एक लिखते चले जाओ, इधर में इधर एक एक लिखते चले जाओ, 1 1 1 1 इधर आ गया। 2 लिखा हुआ है तो 2 2 2 2 2 2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद 3 3 3 3 3 3, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा। यहाँ पे अब 6, इस घर में 6 है तो 6 6 6 6 6 लिख लिया, ठीक है। इस तरह से तुमको क्या हो गया? 6 इधर 6 इधर, 6 क्या हो गया? नंबर ऑफ स्पेस हो गया तुम्हारा 6 36। टोटल परिणाम की संख्या क्या होती है? 36। अब देखो परीक्षा में अगर तुमको पूछ लिया कि 2 सिक्का को हमने एक बार उछाला और बताओ दोनों सिक्का पर एक जैसा ही संख्या प्राप्त होगा, समान संख्या प्राप्त होगा, समान संख्या हम लिख रहे हैं, समान संख्या की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। समान संख्या की प्रायिकता निकालना है, तो समान संख्या देखो कौन है? 1 1 2 2, इसको हम हाईलाइट करते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो समान संख्या क्या बार आया है? देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो समान संख्या आने की समान संख्या क्या बार? 6 बार आ रहा है, और टोटल संख्या क्या हुआ? 36, 6/36, तो कर दोगे 6 6 36, 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो तुमको क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या पूछा गया कि 5 किसी पर भी 5 अंक आएगा, ठीक है, 5 अंक आएगा, ठीक है, इसकी प्रायिकता। तो देखो बाबू 5 किस किस में है? देखो 5 पूछेगा, कुछ भी पूछ लेगा, उसमें देखो क्या समझना है आपको। देखो इसमें भी 5 है, देखो सब में 5 है, ठीक। 5 वाला देखते हैं, 5 वाला हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, देख ही लेते हैं। 5 देख लो, ये सब हो गया 5 वाला, ये भी है 5 वाला, देखो सब में 5, मतलब जिसमें 5 आ रहा है हम उसको उससे उठाना है। 1 2 3 4 5 6, इधर से हो गया तुम्हारा 6 को, इधर से गिनो 6, इधर से भी हो गया 1 2 3 4 5 6, जिसमें 5 आ रहा है, ठीक है, इधर से हो गया 6। लेकिन बताओ बच्चा, इसको तुमने इधर वाले में गिन लिया था, इधर वाले में गिनोगे, दोनों में नहीं गिनना है, एक ही बार नहीं गिनना है, तो हो गया 6 6 12 हो रहा था, लेकिन इसमें इसको हम एक ही बार गिनेंगे, तो घट के रह गया 11, ठीक है, 11। तो 5 अंक कितना बार आ रहा है? 11 बार आ रहा है, और टोटल संख्या कितना है? 36, तो ये हो गया 11/36। किसी भी संख्या 5 पूछ ले, 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, कोई भी होगा, तो उसका आ जाएगा आंसर 11/36। और पूछ दिया 5 नहीं, 5 किसी पर भी नहीं आएगा, तो बताओ 5 आने की प्रायिकता जो है, 5 आने वाला एक क्या है? 11 है, टोटल 36 है। तो जब आने वाला 11 है, 5 सब 11 बार आ रहा है, तो 5 नहीं कितना बार आएगा?
तो 36 में से 11 घटाओ 25 हो जाएगा। 25 और टोटल संख्या कितना होता है 36, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 25/26। ठीक है, ये 36। देखो अब पूछता है कि योग, कभी कभी पूछ देता है दोनों पासा पे जो आया ना संख्याओं का योग अगर एक आएगा तो उसकी प्रायिकता। देखो बाबू 1 + 1 क्या हो जाता है 2, सबसे छोटा वाला हमने उठाया 1 + 1 और 1, 1 + 1 को जोड़ते हैं 2 होता है। हाँ, तो 2 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा, एक वाले की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0/36। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन 2, अच्छा देखो 1 + 1 क्या हुआ 2, अब किसी में 2 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 1 + 1 वाला कितना हो रहा है 2 पुराने वाला योग 2 जोड़ के योग कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है सिर्फ 1 और 1 हो रहा है, तो ये हो गया 1/36। ठीक है, फिर आ जाओ, पूछ रहा है योग होना चाहिए 2 के बाद क्या आएगा 3। देखो ये हो गया तुम्हारा ना 2, 1 हो गया 1 2 और 1 हो गया 2 1, तो क्या हो गया 1 ई और 1 ई कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2/36। योग 3 वाला ना, योग 3 वाला हो गया, योग 4 वाला ढूंढो। देखो 1 3 2 2 और 3 1, तो योग क्या हो गया है 4 जो हो रहा है, योग 4 पुराने वाला क्या हुआ है 3 हुआ है, तो योग 4 पुराने वाला 3 बटे क्या हो गया 36। चलो योग 5 दो ढूंढो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, इस तरह से हो गया। तो योग 4 पुराने वाला क्या हुआ योग 5 पुराने वाला 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 हुआ है, 4 बटे क्या हो गया 36। ठीक, योग 5 6 पुराने वाला, ठीक है योग 6 पुराने वाला, देखो ये सब हो जाएगा योग क्या पुराने वाला 6 पुराने वाला, देखो ठीक है 1 5 2 4, ये भी 6 पुर जाएगा, 3 3 6 पुर गया, तो 4 2 6 पुर गया, 5 1 6 पुर गया, 1 2 3 4 5, तो योग 6 पुराने वाला क्या आ रहा है 5/36। अच्छा चलो योग 7 वाला ढूंढो, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 7 1। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हो गया 1 2 3 4 5 6, योग 7 पुराने वाला क्या होगा योग 7 पुराने वाला 6 आ रहा है, तो ये हो गया आपका योग 7 पुराने वाला 6/36। ठीक है, योग 8 वाला देखो तो 2 2 6 क्या हो गया 8, 3 5 क्या हो गया 8, 4 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, योग 8 पुराने वाला देखो ये सब हो गया आपका। और ये क्या हो गया गिनो तो सबको 1 2 3 4 5। ठीक है, योग 8 पुराने वाला 5 है और 5/36। अच्छा एक बात देखो यहाँ से क्या हो रहा था 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 6 7 वाला तुमको याद रखना सबसे बड़ा हो गया 6/36, लेकिन फिर 8 वाला फिर घटना चालू हो जाएगा, इधर बढ़ना चालू हो रहा था यहाँ से घटना चालू। 8 वाला देखो क्योंकि ये सबसे कोना वाला सबसे बड़ा घर था, 8 वाला में क्या हो रहा है फिर से 5/36 हो रहा है। देखो यहाँ पे 5/36 है, यहाँ से उल्टा जाना चालू हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये है तुम्हारा कितना 9 पुराने वाला, ठीक है 9 पुराने वाला, तो 9 पुराने वाला क्या होगा बच्चों 2 6 8 पुराने वाला ये सब था, 9 पुराने वाला क्या हो गया 3 6, ये देख लो 9 पुराने वाला 3 6 4 5 5 4 और 6 3, 9 पुराने वाला 1 2 3 4, 9 पुराने वाला क्या होगा 4/36। चलो 10 की बारी आ रही है 10 की, ठीक है 10 वाली। 10 वाला देखो 1 2 3 ना, 10 वाला क्या है योग दोनों को जोड़ के 10 पुराने वाला क्या आ रहा है 10 पुराने वाला आ रहा है आपको 3/36। ठीक है, 11 पुराने वाला देखो 6 5 5 6 11 6 5 11, तो 11 पुराने वाला जोड़ के 11 पुराने वाला क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 हो रहा है, तो 2/36। चलो 12 पुराने वाला 6 और 6 क्या है योग 12 पुराने वाला 1/36। तो देखो गौर से देखो जरा, यहाँ पे 0 आ रहा था, 1 पुराने वाला 0 ना, 2 पुराने वाला 1 3 पुराने वाला योग जोड़ के 3 पुराने वाला 2, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 1 से लेके 6 तक, कहाँ तक बढ़ के गया 7वां वाला में आ रहा है 6/36। उसके बाद फिर से क्या हो रहा है 8वां वाला में 5/36, 9 वाला में 4/36, 10 पुराने वाला 3/36, 11 पुराने वाला 2/36, अब 12 पुराने वाला फिर से 1/36। 1/36 से हम बढ़ के 5 6 तक आए और फिर 6 से घटते घटते क्या हो गया 1/36 पर ही आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। चलो देखो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन कौन सी माप होती है बच्चों। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, याद रखोगे माध्य माध्यक और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की सिर्फ 3 माप होती है, माध्य माध्यक और बहुलक का। सबसे अच्छा सबसे उपयुक्त किसको माना जाता है माध्य को। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सबसे उपयुक्त केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सा है तो माध्य, और कुल केंद्रीय प्रवृत्ति का कितना माप है तो माध्य माध्यक बहुलक 3 गए। ठीक है, और माध्य बराबर क्या होता है बच्चों सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। आप सीखते आए होंगे अभी तक। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। बताओ प्रथम 5 संख्या प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी 5 तक लेना है, 5 संख्या लेना, सबको जोड़ दो
भाई ना माध्य बराबर क्या होता है, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 इस तरह से जोड़ लिया और कुल क्या हो गया 5 हो गया, हमने भाग दिया। तो जोड़ के क्या हो गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटे 5 कितना आ गया 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान पूछेगा तो क्या लिखना है 3 लिखना है, ठीक है। और प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछ दिया तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 से लेके क्या 1 2 3 4 4 तक जाएंगे 0 से लेके, तो ये हो गया इतना। तो इसको सबको जोड़ो, तो 0 + 1 + 2 प्लस ये हो गया ना, तो 0 में 1 जोड़ेगा तो 1 ही हुआ, 1 में 2 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ो 10 हो गया, 10 बटे 5। तो टोटल क्या हो गया आपका कट के आ गया 2। तो 5 प्राकृत संख्या पूछेगा तो 3 बटे 3 आ जाएगा, और 5 पूर्ण संख्या पूछेगा तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इस टाइप का होगा आपको कि दे दिया 2 0 और x का माध्य ना कितना है 5 है, तो x का मान ज्ञात करें। बच्चों माध्य दिया हुआ है 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे पहले, ठीक है। माध्य कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे सबको, किसका, ये चारों का पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 + 0 2 + 0 1 प्लस x हमने जोड़ा, और कुल क्या है 1 2 3 4 4 हो गया ना, तो हमने 4 लिखा बटा में, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, क्रॉस हमने गुना कर दिया क्रॉस, ठीक है। और ये देखो 2 + 1 क्या हो गया, 2 में 0 जोड़ोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो गया, और x जैसे है वैसे रह गया, 3 + x = 5 का 20 हो गया, ठीक है। इधर लेके चले जाओ 3 को, तो 20 में से 3 घटाओ तो क्या हो गया 17। इस तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सा नहीं है, अभी बताया हमने माध्य बोलो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, और ये मानक विचलन होगा नहीं होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मानक विचलन नहीं है, हमको यही पूछ रहा था। इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप, तब क्या मारोगे माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप पूछेगा तो क्या मारोगे माध्य। कभी कभी पूछ लेता है सूत्र, वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है बच्चों निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2। और कभी कभी पूछता है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो 10 से 20 और 20 से 35 से 55 का हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या, ये देखो 10 जो है ना निम्न सीमा है, और 20 जो है वो उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, 10 + 20 ना बट्टा में 2 कर देना है, 10 + 20 बटे 2, तो क्या हो गया, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 30 ना, 10 + 20 30, और 30 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। उसके बाद 35 से 55 पूछा जा रहा है, तो 35 से 55 का वर्ग चिन्ह, तो भाई निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा 35 है 55 है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे बटा में 2 कर दोगे ना, 35 में 55 जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, और 90 बटे 2 आपका क्या हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 45, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र देख लिया, और कैसे वर्ग चिन्ह निकाला जाता है वो देख लिया। और कभी कभी परिसर भी पूछ देता है। परिसर मतलब क्या होता है बाबू, सबसे बड़का, इसमें से सबसे बड़ा वाला ढूंढ लेना और सबसे छोटा वाला ढूंढना, सबसे बड़ी परीक्षण और सबसे छोटी परीक्षण, सबसे बड़ी परीक्षण में से सबसे छोटी परीक्षण क्या, इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है 9 है, 9 हमने लिख लिया, सबसे छोटा 1 है, 1 लिख लिया, 9 में से 1 हटा दिया तो क्या हो गया 8, यही हमारा हो गया परिसर, ठीक है। ये हो गया। माध्य ज्ञात करने की क्या कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक कल्पित माध्य विधि होती है, और एक जो होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है, कल्पित माध्य वाले में ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ होता है, जहाँ ए क्या होता है बच्चों कल्पित माध्य, और डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। पग विचलन विधि एक ये होता है, ठीक है। ये सूत्र देख लो, अभी उतना टाइम नहीं है कि हम इसका पूरा ना इस पर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेंगे, और बिल्कुल समय नहीं है, अभी एग्जाम देने जाओगे तो पहले ऑब्जेक्टिव देख के जाओ, ठीक है। देखो परीक्षा में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंकड़ा का माध्य दिया हुआ है और पी का मान निकाले। देखो यहाँ पे क्या है, पी लिखा हुआ है ना, पी, ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक्स और एफ मतलब बारंबारता इस तरह से लिख लेंगे, और सिग्मा एक्स और एफ और एक्स को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, 10 × 50 हो गया, ये है ना, 15 को 10 से करोगे 150 हो जाएगा, पी को 7 से करोगे 7 पी हो जाएगा, 25 को 8 से करोगे 200 हो गया, 30 को तुम 2 से करो 60 हो गया, ठीक है। ये सबको जोड़ लो, जोड़ो, तो ये हो गया तुम्हारा, सबको जोड़ोगे तो क्या आ गया 32 आ गया। सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, बारंबारता को सबको जोड़ लो तो ये हो गया तुम्हारा कितना 32 हो गया। और इसमें सबको जोड़ोगे, लेकिन 7p एक अलग जाति का है, p वाला है, इसको अलग रखना है, सबको बिना p वाले को पहले जोड़ लो, p वाले को अलग कर दो, ठीक है। इस तरह से हम प्लस में लिख दिए। अब माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स, हमने सिग्मा एफ एक्स निकाला है, एफ एक्स निकाल लिया, और सिग्मा एफ मतलब ये सिग्मा एफ जिसकी जरूरत थी हमने वो निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, माध्य हमको दिया हुआ है 18.75, और सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है अभी निकाले हैं, ये ऊपर में लिख दोगे, और सिग्मा एफ का मान नीचे लिखना है हमें 32 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
18.75 को क्या करोगे 32 से गुना करोगे, ठीक है। इसके बटा में 1 रख लो, तो इसको गुना करोगे 1 से, तो एक कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको करोगे तुम 32 से, तो इसको 32 गुना में लिखा हुआ है। और जब इसको तुम 18.75 को 32 से गुना करोगे तो 600 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 460 प्लस 7p बराबर 600 हो गया। चलो इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये प्लस में उधर के क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया 7p और ये हो गया 600 माइनस 460, तो यहाँ से आ गया 140, यानी कि 7p बराबर हो गया 140। तो p बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो बट्टा में ले जाओ, 140/7, तो कट के आ गया तुम्हारा 20, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार इसे देख लो, माध्य निकालने का, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है f का मान निकालो और माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18 है और f का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बारंबारता चाहिए। तो ये हमने उसको सजा लिया, वर्ग अंतराल और बारंबारता को। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि क्या करना है, छोटी और बड़ी को जोड़ देना है, निम्न सीमा बड़ी उस सीमा को जोड़ देना है। 11 में 13 जोड़ेगा, जोड़ोगे तो क्या हो गया 24/2 क्या हो गया 12, एक घर का निकाल लेना। और उसके बाद समय देख लो, अंतराल कितना का है, अंतराल है आपको, ठीक है, 2 का। तो 2 जोड़ते जाओ, 12 में 2 जोड़ दिया 14 हो गया, 14 में 2 जोड़ दो 16 हो गया, 16 में 2 जोड़ो 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ो 20 हो गया, 20 में 2 जोड़ो 22 हो गया, 22 में 2 जोड़ो 24 हो गया। यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या निकालना है, f और x निकल गया। f और x को आपस में क्या करना है, गुना करना है, क्योंकि हमको सिग्मा fx चाहिए, सिग्मा fx चाहिए। तो f और x को क्या करो, गुना कर दो। 7 को तुम 12 से करोगे, बरसते 84। 6 को तुम 14 से करोगे, 14 छक्का 84, ठीक है। 9 को तुम 16 से करोगे, 16 144, ठीक है। 13 को तुम 18 से करोगे, 234 आता है। f को 20 से करोगे तो 20f हो गया, ठीक है। 22 को तुम 5 से करोगे, 22 × 5 = 110 हो गया, ठीक है। 24 को 4 से करोगे, 24 × 4 = 96 हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। और इस सिग्मा f का हमें मान चाहिए, तो सबको जोड़ लो। p को f को अलग कर दो, ये अलग जाति वाला है, अलग कर दो, और सब संख्या को क्या करो, जोड़ लो। तो 44 प्लस क्या हो गया, ये f हो गया। और सिग्मा fx की जरूरत हमें है, तो इसमें क्या करोगे, f वाले को फिर से अलग कर दो। 20f हमने पहले अलग कर दिया, और जो संख्या है सबको क्या किया, हमने ऐड किया, ये 752 हो गया। याद रख लो, 752 प्लस 20f आता है, 44 प्लस f आता है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रखने में, याद रख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, ठीक है। अब माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है। माध्य तो हमको दिया हुआ 18, और सिग्मा fx का मान यहाँ पे हमने निकाला है 752 प्लस 20f, और सिग्मा f का मान क्या है 44 प्लस f। इस तरह से मैंने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करोगे ना 18 से, तो 18 × 44 प्लस क्या, ये f हो जाएगा, और ये 1 से गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे है वैसे, ठीक है। अब 44 को जब 18 से गुना करोगे तो आ जाता है 752, और 18 को f से करोगे तो 18, ठीक है, f हो जाएगा यहाँ पे 792, 18f हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, f वाले को एक तरफ ले आओ, 20f है और ये 18f है, 18f के इधर ले आओ, तो 20f में से 18f जाएगा, ठीक है। और इधर 792 है और ये ना 752 है, तो संख्या को संख्या की तरफ और f वाले को f तरफ, इस तरह से कर लिया। तो 792 में से 752 घटेगा तो क्या होगा 40 आएगा, और 20f में से 18 को चला जाएगा तो क्या होगा 2f बराबर अगर कितना है 40 है, तो ये काट दो, 20 दूना 40, तो f का मान क्या हो गया 20, इस तरह से आ गया, ठीक। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुलक क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में तो गारंटी के साथ आएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुलक। याद कर लो, सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान क्या होता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। अब देखो, इस तरह का एक संख्या दे देगा आपको, ठीक है, और पूछेगा बहुलक इसमें क्या है। सबसे ज़्यादा बार देखो कौन आया है, 2 आया कि 3 आया है, 3 बार 3 आ गया है सबसे ज़्यादा बार ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ना, सबसे ज़्यादा बारंबारता है 3 का, जो 6 है। तो हमें चरमान चाहिए, 6 थोड़े ना चाहिए, बारंबारता नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा बार जो आया है वही चाहिए। तो ये 3 हो गया आपका, ठीक है। और ये याद कर लो, ये फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है बाबू। देखो बहुलक में बहु है, बहु हो गया, यहाँ माँ है, यहाँ माँ है, तो याद कर लो ना, बहु बराबर 32 मामा ना, बहु बराबर, देखो बहुलक है, बहु पढ़ लो, ये 3 और 2 32 हो गया, और मामा, तो लिख लो बहु, बहु बहु मतलब बहुलक लिख लो, ठीक है। 32 मतलब 3 लिख लो और 2 लिख दो, ठीक है, बीच में डाल लो माइनस, ठीक है। और माध्यक बड़ा है तो पहले माध्यक लिख लो, ठीक है। माध्य तनी लिखने में अक्षर देखो, माध्यक में थोड़ा ज़्यादा अक्षर है, शब्द है, तो माध्यक थोड़ा बड़ा है तो पहले माध्यक लिख लो, और माध्य थोड़ा छोटा है तो बाद में क्या करो माध्य। ये मेन फार्मूला है आपका, इसी से उल्टा पुल्टा करके क्या होगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, तो मेन फार्मूला इसको याद रखना है, ये आने का पूरा चांस रहता है, ठीक है। बहुलक सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 घर से ही हमारा काम चल जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 हमें सारणी में 2 ही खटाल बनाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये संख्या एक दिया हुआ, पूछा इसका बहुलक निकालें, ठीक है, इसका पूछ रहा है बहुलक निकालें, ठीक।
तो इसका बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक मतलब पहले सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा बारंबारता देखो किसका है, बारंबारता वाला सबसे ज़्यादा बड़ा बारंबारता 23 है। सबसे बड़ा बारंबारता किसका, इस घर का है। तो ये हो गया 12 से 15 हो गया आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारंबारता जो होगा ना वो वर्ग हो जाएगा, वर्ग अंतराल कहला जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, बहुलक वर्ग हो गया 12 से 15। ठीक है, बहुलक वर्ग क्या हो गया 12 से 15। एच जो होता है इसी का अंतर होता है बच्चों। एच हमें निकालना है, एच बराबर क्या, 15 में से क्या करो 12 घटा लो। यहाँ जो हमने बहुलक वर्ग निकाला है ना, 15 में से 12 घटाओ। अंतर मतलब 12 में से छोटा घटाते हैं, तो 15 में से 12 घटाया तो अंतर आ गया तुम्हारा, एच जो आ गया वो 3 आ गया। ठीक है, अब देखो बहुलक वर्ग में क्या है, ये 12 निम्न सीमा है और 15 क्या है उच्च सीमा। तो बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है ना बाबू, उसको कहते हैं एल। ठीक है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा एल है। एल मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और वो हो गया आपका 12। ठीक है, यहाँ देख लो 12 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको याद रखना है 0, 1 और 2। ठीक है, 0, 1 और 2। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा ना उसको कह दोगे F1। ठीक है, और बहुलक वर्ग के बाद वाला क्या हो जाएगा, बाद मतलब 2, बाद जो एक के बाद 2 आता है और 1 के पहले 0 आता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो बहुलक वर्ग के घर वाला को F1 लिख दो, तो पहले वाले उससे पहले वाला जो बारंबारता होगा ना उसको F0 लिख दो, उससे बाद वाले को क्या लिख दो F2 लिख दो। इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि बहुलक वर्ग वाला में F1 लिखना है, उसके बाद वाले में F2 लिखना है, उससे पहले वाले में F0 लिखना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, लिख दिया बारंबारता वाले में। ठीक है, तो ये हो गया F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, और वो कितना है बच्चों, देखो बहुलक वर्ग ये है ना आपका, ये इसका क्या है 23 है, और F0 मतलब पहले वाला और वो 10 है, F2 मतलब बाद वाला और वो आपका क्या है 11 है। और सूत्र क्या होता है बहुलक का, ये सूत्र है ना, बहुलक का सूत्र है, इस तरह से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, देखो F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 क्या, F1 माइनस, ऊपर में 10 याद रखना है, 10 यानी कि 1 और 0, F1 माइनस F0, और नीचे ऐसे ही F1 माइनस F0, और यहाँ इधर भी 2 इधर भी 2, 2F1 और इधर F2। ठीक है, 2F1 और इधर F2। ठीक है, इस तरह से लिख लो कि ये तुम्हारा बहुलक का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मान बिठा लो, सबका जो मान आपको निकला हुआ L का मान देखो, L का मान कितना है, L का मान यहाँ पे 12 है, हमने यहाँ पे क्या लिखा 12। F1 का मान कितना है, F1 का मान देखो 23 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 23। F0 का मान, F0 का मान 10 है, यहाँ देखो F0 है तो हमने क्या लिखा 10 लिखा। ठीक है, उसके बाद H का मान कितना है, H का मान हमने यहाँ पे निकाला, देखो कितना है 3 है, हमने यहाँ पे क्या लिखा 3 लिखा। ठीक है, उसके बाद 2F1 यानी F1 को 2 से गुना करना है, 2 गुने F1 का मान 23 है तो 23 लिख लिया। F0 का मान 10 है, F0 का मान क्या है 10 है तो 10 लिख लिया। और F2 का मान देखो यहाँ पे, F2 का मान 21 है, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं। ठीक है, और ये है। ठीक है, 12 जैसे है वैसे लिखो, 23 में से 10 गया तो क्या हो 13 बच गया, 23 दूना 46 हो गया, 46 लिख लो, और ये दोनों माइनस वाले को आपस में क्या करो ऐड कर लो, 10 में 21 जोड़ेगा तो क्या हो गया 31 हो जाएगा, और ये हो गया। ठीक है, ऊपर में जैसे है, ठीक है ऊपर में जैसे है वैसे लिखो ना, 13 हो गया, और 46 में से 31 घटाओगे क्या आएगा 15, और यहाँ पे क्या है 3, 3 बचे 15 कट गया, तो ऊपर में अब यह हो गया 12 हो गया, और ये हो गया 13 बट्टे कितना हो गया 5, 13 बट्टे 5 में भाग दे लो। ठीक है, 13 बट्टे 5 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा 12 और जोड़ 2.6, तो 12 में 2.6 जोड़ोगे 14.6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुलक बराबर, हम फिर से इस फॉर्मूला को दिखा रहे हैं। बहुलक बराबर क्या होता है हमने बताया, बहु बराबर 32 मामा ना, बहुलक में बहु आ रहा है, और 32 मतलब 3 2, और मामा मतलब माध्यक माइनस बहु, ये माध्य। ठीक है, इसी को तुम उल्टा पुल्टा लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, इस तरह से आपको ये तीनों फार्मूला निकलता है, लेकिन मेन फार्मूला यही है। ठीक है, ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में ये आने का पूरा चांस है। ठीक है, बहुलक सीख लिया। अब माध्यक आता है, माध्यक निकालने के लिए, तो माध्यक निकालने में आपको क्या याद रखना है, माध्यक निकालने के लिए जब भी जाओगे तो सबसे पहले उसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में से चलोगे। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले छोटका लिखो, फिर ना बड़ा, सबसे छोटा इसमें क्या आएगा 1 है, 1 क्या बार आया पहले 3 बार आया तो 3 बार हमने लिख लिया, 2 एक बार आया 2 लिख लिया, फिर 3 2 से बड़ा 3 है 3 लिख लिया, 3 से बड़ा 5 है 5 लिख लिया, 5 से बड़ा 7 है 7 लिख लिया। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो कुल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और 7 कौन संख्या विषम, विषम जब आएगा आ जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आता ही है, ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। ठीक है, तो विषम आ जाएगा ना तो आधा इधर कर दो और आधा इधर हटा दो, तो तुम्हारा बीच वाला जो हो गया ना वही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भी फटाफट आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो सूत्र होता है माध्यक, जब विषम आ जाए तो उसके लिए एक अलग फार्मूला आता है n+1/2 वहाँ चरमान। ठीक है, n का मान कितना है 7 है, तो 7 + 1/2 वहाँ चरमान। ठीक है, तो 7/1 मतलब क्या हुआ 8, 8 को 2 से भाग दे दो तो क्या हो गया 4 आ जाएगा, चौथा चरमान। ठीक है, चौथा हो गया, चौथा गिनो 1 2 3 4, चौथा क्या है 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब सम रहेगा, ये तो विषम वाला था, सम रहेगा तो क्या करोगे ना, सम रहेगा तो आधा वाला पकड़ो,
देखो टोटल हमने पहले घटते क्रम बढ़ते क्रम से डालेंगे, बढ़ते क्रम से डालेंगे। और आधा देखो कौन, ये 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 का आधा क्या होता है 3, 1 2 3, तीसरा को पकड़ो, एक बाद वाला का पकड़ो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। तीसरा चौथा को पकड़ के 2 से भाग ना, बीच वाले को पकड़ लो ना, आधा कर लो, टोटल को आधा कर लो और आधा वाला पकड़ लो, उसके बाद वाला को पकड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। और वही हो जाएगा आपका माध्यक। इसके लिए सूत्र होता है n/2 यानी कि आधा, यानी 6 है, 6 का आधा, आधा वाला, और n/2 मतलब आधा और से एक ज़्यादा, आधा से एक ज़्यादा वाला चरमान, और बटा में क्या करना है 2 करना है, ठीक है। तो देखो n का मान यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6/2 लिखा मैंने, और 6/2 प्लस 1 वहाँ चरमान का, और ये औसत निकालना है, ठीक है, 2 से भाग देना है, ठीक। तो 6/2 का मतलब क्या, तीसरा चरमान, और 6/2 तीसरा, और एक जोड़ दो, ये हो गया चौथा ना, चौथा चरमान। अब बटा में क्या करना है 2 रखना है। तो पहले तीसरा लिख लो, तीसरा क्या है 1 2 3, तीसरा लिख लो 2। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, ठीक है। उसके बाद ठीक है 2 के बाद ना, यानी तीसरा के बाद चौथा, तीसरा ये तीसरा है और ये चौथा है, 2 + 3, ठीक है। हमने देखा क्या लिखा 2 + 3, अब बटा में क्या है 2 है तो 2 लिखा, और 3 5, 2 + 3 5 हो गया, 5/2 का मतलब क्या होगा 2.5, इस तरह से निकाल दोगे, ठीक है। अब जल्दी से आ जाओ 2 चर वाले रेखीय समीकरण का जल्दी रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है, पहला शर्त होता है बाबू, इसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब a1/a2 पहला और दूसरा, अरे a पहला हो गया, b a b c ना, पहला और दूसरा के बीच में डज नॉट का चिन्ह आ जाए, ठीक है, डज नॉट का चिन्ह है, क्रॉस गुणा करोगे, इसको क्रॉस गुणा करोगे a1 b2 a2 b2 a1, ठीक है, इस तरह से हो गया। ऐसा वाला क्रॉस वाला चिन्ह आ जाए तो इसमें क्या होता है, ये होता है अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल, अद्वितीय मतलब एक हल। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ना, लाइन 1 का ग्राफ और लाइन 2 का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करता है, काटता है। क्या बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर, इसलिए इसको काट रहा है तो प्रतिच्छेदी हो गया, ठीक है। और कितना बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका हल 1 होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी है, विरोध नहीं कर रहा है, अरे मिल गया ना, दोनों दोनों एक दूसरे को काट रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, विरोध नहीं कर रहा है तो अविरोधी हो गया। और हल कितना निकला है, 1 निकल रहा है। हल निकल जाए तो संगत, हल ना निकले तो असंगत, ठीक है। हल निकल रहा है तो संगत हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा जो होता है शर्त a1/a2 b1/a2 c1/c2, तीनों एक मतलब एक बराबर ना। इसमें क्या हो रहा है, a1 और a2 सब बराबर चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। तो भाई कितना, हर जगह पे साथ ही साथ चल रहा है और विरोध भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे साथ साथ चल रहा है, मतलब पहला रेखा दूसरा पहला रेखा और दूसरी रेखा जो है एक ही दूसरा आ जाता है, संपाती हो गया। कितना बिंदु पर अंदर मिलता होगा ये दोनों लाइन, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसका हल भी क्या होगा, बहुत सारा और परिमित रूप से अनेक। और विरोध कर रहा है क्या, अरे भाई इतना बार मिल रहा है, विरोध कहाँ कर रहा है ना, तो अविरोधी है, ठीक है। और हल निकल रहा है ना, अरे भाई कत्या निकल रहा है लेकिन निकल रहा है, हल निकल रहा है तो क्या हो गया संगत, हल निकलेगा संगत, हल नहीं निकलेगा तो असंगत, ठीक है। अब देखो समांतर का मतलब क्या होता है, साथ साथ तो चलेगा दोनों, समांतर जैसे नदी का किनारा समांतर, रेल की पटरी समांतर, साथ साथ तो चलता है लेकिन कभी मिलता नहीं है, कभी मिलता नहीं। अब देखो a1/a2 साथ साथ चल रहा है, b1 और b2 दोनों साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसका उम्मीद था कि हम लास्ट में जाके मिल लेंगे, लेकिन ये मिला नहीं, लास्ट में लास्ट वाला नहीं मिलेगा, लास्ट वाला 31 हो गया, ठीक है। a1/2 b1/b2, लेकिन लास्ट वाला नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट तक भी ये नहीं मिलता है, समांतर वाला कभी मिल ही नहीं सकता। तो जब मिल ही नहीं रहा है भाई, मिलता तब ना हल होता। इसमें एक बिंदु पर मिल रहा था तो एक हल हुआ था, इसमें ना बहुत सारे बिंदु पर मिल रहा था बहुत सारा हल होता है, इसमें एक भी बिंदु पर नहीं मिल रहा तो एक में एक भी हल नहीं होगा। समांतर है, बताओ ये दोनों मिल रहा है आपस में, नहीं मिल रहा है, विरोध कर रहा है, मिल भी नहीं करेंगे तुमसे, विरोध कर रहा है तो विरोधी हो गया। और हल नहीं निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। हल नहीं निकलता उसका क्या बोलते हैं, असंगत। तो क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, हाँ, और एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद मतलब सबसे बड़ा घात 2, ax² + bx + c, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, देख लेना एक बार, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर गौर से दिमाग में बिठा लो। ये द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है, और ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र जो होता है -b + -√b² - 4ac/2a, श्रीधराचार्य का सूत्र है या द्विघात सूत्र है, ठीक है। इसे द्विघात समीकरण का तुम क्या कर सकते हो, हल निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें बच्चों विवेचक होता है डी ना, विवेचक होता है डिस्क्रिमिनांट, विवेचक बोलो विवेक्तर बोलो, ये डी होता है। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। इस तरह से हमने इस अंदर वाले को डी लिख दोगे तो x का फार्मूला हो गया -b + -√d/2a, ठीक है। अब यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर हाल में आएगा, ठीक है। पूछेगा यदि d = 0 हो तो मूल कैसा होगा, यदि d = 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। देखो 0 हो गया तो समान, 0 हो गया तो समान, अब बड़ा छोटा होगा तो दोनों में क्या होगा, असमान होगा, बड़ा छोटा होगा तो क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। बड़ा हो जाए यानी 0 से बड़ा, 1 2 3 4 ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया, 49 हो गया तो क्या होगा, 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा होगा तब वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है। लेकिन जैसे 0 से छोटा हो जाएगा
ना, यानी कि माइनस में चला जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा, तो मूल अवास्तविक हो जाएगा और असमान तो होगा ही, क्योंकि छोटा वाला में असमान होता है, बराबर में क्या होता है, समान होता है। लेकिन छोटा वाला में एक चीज़ होता है अवास्तविक हो जाता है। इस दोनों में देखो क्या है, वास्तविक है, लेकिन जो जीरो हो गया, जीरो से लेस हो गया, छोटा हो गया, माइनस में चला जाएगा, उसमें अवास्तविक हो जाएगा। और 10वां में इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा गया है कि मूल का अस्तित्व तो नहीं। तीसरा वाला जो है ना, जिसमें जीरो से छोटा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, उसमें मूल का अस्तित्व तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, अब मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इस तरह से एक द्विघात क्या है, अब तुमको पूछेगा मूलों की प्रकृति बताएं ना, मूल कैसा होगा, मूलों की प्रकृति बताएं। तो उसके लिए तुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुना में जो होता है उसको ए कहते हैं, यहाँ पे एक्स के गुना में जो है उसको चिन्ह के साथ लिखोगे, बी कहते हैं, ये सी हो गया। तो हम पहले डी निकालेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4सी, देखो बी का मान क्या है, -4 है, -4 का स्क्वायर, 4 सूत्र से है, सूत्र से 4 लिखा, ए का मान 1 है तो हमने 1 लिखा, सी का मान 4 है, 4 लिखा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, और 4 चौका क्या हो गया, 16। ठीक है, तो ये 16 हो गया, 16 में 16 चला गया, जीरो, ये जीरो, डी क्या हो गया, डी का मान क्या आ गया, जीरो। तो शर्त क्या बताया, डी का मान जब जीरो होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और ऐसे कंडीशन में सूत्र होता है -b/2a। ये याद कर लेना, जब डी जीरो हो जाए तो हल क्या होता है, -b/2a, -b/2a। और द्विघात समीकरण है तो हल कितना होगा, 2 गुण होगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, तो इसमें तुम निकाल लेना। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, x² + 3x + 2। ठीक है, तो a का मान 1 है, देखो x के गुना में b है, b का मान 3 है, c का मान 2 है, तो d निकालो, d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 सूत्र से, a का मान 1 और b का मान, c का मान 2। इस तरह से ये कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, तो 9 में से 8 गया तो 1 आया। 1 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, जीरो से बड़ा है, 1 जीरो से बड़ा है, यानी d जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, x बराबर -b√100 ना, ये d2a वाला लगा दो, और हल तुम्हारा क्या हो गया, निकल गया। हल जो निकला देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक -2 आया है, एक -1 आया है, दोनों अलग अलग है और वास्तविक संख्या है ना। ठीक है, यही पूछ रहा था। ठीक है, अब देखो, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूकर गुजरने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त को छूकर या स्पर्श करती हुई रेखा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा जहाँ पर वृत्त को छूती है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, जैसे पीज हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, और स्पर्श रेखा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श रेखा ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सिद्ध करने के लिए भी आएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, इसको सिद्ध करें। ठीक है, आगे, अगर वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पे काट दिया, देखो यहाँ भी काट दिया और यहाँ भी काट दिया, वृत्त को जो 2 बिंदु अलग अलग बिंदु पे काट देगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा और जीवा में थोड़ा अंतर है, और वो छेदक रेखा ये काटती हुई निकल जाता है, लेकिन जीवा जो होता है वो अंदर में ही रहता है ना। तो 2 बिंदु को मिला दे, ठीक है, तो जीवा होता है। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है, बीच से जो गुजरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यास। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, बताओ। एक बिंदु है तो इससे एक स्पर्श रेखा गुजरता है, इसमें तो बहुत सारे बिंदु में क्या, वृत्त में क्या होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं, इसलिए इसकी अगर पूछ दिया है वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो अनंत होगा। ठीक है, यहाँ बिंदु की चर्चा नहीं किया है, सिर्फ पूछ दिया है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो अनंत लिखना। लेकिन जब बिंदु की चर्चा कर दिया जाए, ठीक है, कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा होगा, देखो हमने ये आपका वृत्त है, ये वाला वृत्त है, और ये जो पी बिंदु लिया हमने, क्या लिया, वृत्त के बाहर लिया। यहाँ से तुम एक ऐसे खींच सकते हो, ठीक है, और एक ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, कितना स्पर्श रेखा हुआ, 2। ठीक है, 2, और दोनों की लंबाई भी क्या होती है, समान। ये भी याद रखना, वृत्त के बाहर से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, सिर्फ 2। ठीक है, वृत्त के बाहर से देखो हमने क्या खींचा, 2 स्पर्श रेखा खींचा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब एक वृत्त के अंदर है, ठीक है, एक वृत्त पर, अरे भाई वृत्त ऐसा है ना, एगो बाहर होगा, या तो एक वृत्त पर इस लाइन पर होगा, एगो अंदर होगा, 3 ही कंडीशन हो सकता है। और वृत्त पर होगा तो वृत्त पर एक बिंदु से क्या होगा, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर अगर होगा तो एक बिंदु से, कोई बिंदु वृत्त पर है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर है तो 2 स्पर्श रेखा। लेकिन वृत्त के अंदर देखो खींचोगे तो क्या होगा, काट देगा, और काटने वाला स्पर्श रेखा थोड़ा निकालेगा। तो वृत्त के बाहर से 2 स्पर्श रेखा, वृत्त पर बिंदु रहेगा तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर बिंदु रहेगा तो बिंदु की चर्चा करेगा तब देख लेना। ठीक है, अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर है, अंदर रहेगा तो एक भी नहीं, वृत्त पर रहेगा तो 1, और वृत्त के बाहर रहेगा तो 2। इसमें बिंदु की चर्चा नहीं किया है, सिर्फ ये पूछ रहा है कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, अनंत हो सकता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखो इस तरह से 9th वाला चीज़ याद होगा तुमको। इस तरह से वृत्त की जितनी स्पर्श रेखा होती है आपस में क्या होती है, समान होती है। तो देखो ये 90 डिग्री, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, ये भी 90 डिग्री। तो देखो ये दोनों मिला के क्या होगा, ये दोनों मिला के 180 पर आएगा, क्योंकि देखो इस तरह से ये बन गया एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये और ये कोण मिला के क्या हो, ये दोनों 90 90 180 पूरा लिया, ये दोनों मिला के क्या हो, 180। कभी कभी परीक्षा में तुमको यहाँ पर देख देगा कि ये 110 डिग्री है,
वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री का कोण है, तो ये पूछ लेगा कितना, तो बताओ दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 180 में से 110 घटा दो तो ये क्या हो जाएगा 70, ठीक है। या तुमको परीक्षा में ऐसे पूछ लिया गया कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और बोल दिया, ठीक है, कि ये जो है वो 40 डिग्री है। बताओ ये है आपका 90 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का ये क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 90 प्लस 40 घटा देना, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हो। और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन उसको देखो। इस तरह से तुम्हारा एक वृत्त होगा, ठीक है, यहाँ बाहर एक बिंदु P होगा, इस तरह से मिला दिया, यहाँ त्रिज्या होगा, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। अब जानते हो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये तुमको दे देगा, मान लो कि दे दिया 3, ठीक है, ये दे दिया 4 दे दिया, ठीक है, ये 4 दे दिया, और ये जो त्रिज्या है उसको दे दिया 3। पूछा इसकी ना ये निकालो, ये वाला नीचे वाला लाइन, तो जानते हो ये 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हो गया तो तुमको निकालने की ना दिक्कत थोड़ी ना होगा, त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, उपयोग होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो ये तुम्हारा कर्ण है, और कर्ण क्या निकल जाएगा 5। तो यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन ऐसा गारंटी के साथ आएगा जिसमें 2 चीज़ दिया होगा और तीसरा चीज़ तुम्हें निकालना है, ठीक है। याद रखना स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होता है, और इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें से एक निकाल लेना। एक क्वेश्चन गारंटी के साथ इसमें आता है, ठीक है। एपी में एनवा पद पूछा जाता है, एनवा पद के लिए ये सूत्र आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में एनवा पद के लिए क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद टी एन माइनस 1 यानी कि ए एन माइनस -1। अरे जानते हो ना कि T5 माइनस T4 बराबर क्या हो गया, डी होता है, क्योंकि अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं क्या आता है, डी आता है। अगर T5 को हम एन लिखते हैं, एन का मान अगर मान लो कि 5 है, और ये हो जाएगा 5 में से क्या एक घट जाए, 5 में से घटा है ना, तो ये हो गया Tn-1 हो गया, ये डी हो गया। तो अगला पद Tn मतलब अगला पद, और Tn-1 मतलब पिछला पद। अगला पद और पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं तो क्या आता है, डी आता है। इस तरह से ये भी फॉर्मूला तुमको पूछा सकता है कि an और an-1 का अंतर जो होता है वो क्या होता है, डी होता है, ठीक है। इसको राइट साइड ले जाओगे तो प्लस भी हो जाएगा। Sn का फॉर्मूला याद रखना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर Sn बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। an को l भी कहते हैं तो l भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या के लिए आता है योग, Sn मतलब योग, ठीक है। तो विषम संख्या के n पदों का योग जो होता है वो n² होता है। जैसे तुमको पूछ दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, कि 25 विषम संख्या का योग निकालो, तो कुछ नहीं, 25 नंबर कितना दिया 25 का स्क्वायर कर दो 625 हो गया, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला याद रखना कि Sn में से Sn-1 घटा दोगे तो an आता है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। और इस पेज को अच्छे से देख लेना, ठीक है। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा अगर टाइम में है तुम्हारे पास तो एक बार देख के चले जाना, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड सिटिंग वाले बच्चे हैं वो देख के जा सकते हैं आसानी से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से देख के जाना, ठीक है। उसके बाद an बराबर क्या होता है, मान लो तो कोई क्वेश्चन दे दिया an बराबर, ठीक है, 5 + 2n दे दिया, ठीक है। AP दिया रहेगा तब तो ईजी है ना, मान लो कि AP दिया रहे, AP तुमको दिया हुआ है 2 3 5 7 इस तरह से दिया हुआ डॉट 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 डॉट, ठीक है। ए पूछेगा प्रथम पद ही क्या होता है, ए बराबर 2 हो गया, और डी पूछेगा तो अगला वन से पिछला घटा दो, 3 में से 2 घटा दो तो 1 हो गया। तो इस तरह से एक पी दिया रहेगा तब तो ए और डी निकालना, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर मतलब डी ना, कॉमन डिफरेंस यानी डी, तब तो आसान है। लेकिन इस तरह से तुमको पूछा दे, एक समीकरण दिया हो रहेगा ए एन बराबर 2 + 5n, इस तरह का कोई होगा, उसमें पूछेगा ए और डी निकाले, तो कुछ नहीं, पहले हमको क्या एन का मान पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, इस तरह से रख लेना, ठीक है। ए एन बराबर ये दिया है, A1 रख रहा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे n है तो n रखा, तो ये हो गया 2 और 5 का 5, 5 + 2 क्या हो गया 7, ये A1 निकल गया 7, यानी प्रथम पद निकल गया 7। अब जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो n2 रखा, यहाँ 5 × 2 रखा, देखो 5 × 10 2 12 हो गया, A1 A2 निकल गया। तो A1 को ही हम प्रथम पद बोलते हैं, A बोलते हैं, और वो हो गया आपका 7। और D निकालना है तो अगला पद में पिछला पद घटाओ, अगला पद क्या है 2 है, A2, और पिछला पद क्या है A1, तो A1 में से A2 घटा दो, तो A1 का मान 12 है, 12 में 7 घटाओ तो क्या हो गया 5। इस तरह से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जल्दी से निर्देशांक ज्यामिति में आ जाओ। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों एक बात याद रखना, ये x अक्ष है, ये है आपका y अक्ष, x डैश निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, y अक्ष ये ना, तो जो क्षैतिज रेखा होगा, क्षैतिज मतलब जमीन के समांतर, उसको बोलते हैं हम x अक्ष, जो उदग्र होता है उसको हम बोलते हैं y अक्ष। दोनों काट देता है तो चतुर्थांश बनता है, तो ये हो गया आपका प्लस, पहले लिखते हैं x फिर लिखते हैं y, तो ये देखो प्लस वाला है तो प्लस लिखो, इसको प्लस, प्लस वाला प्लस इस घर में जाएगा, ठीक है। ये x माइनस है, y प्लस है, माइनस प्लस इस घर में जाएगा, ये पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यहाँ देखो इस घर में आने के बाद x माइनस है और y भी माइनस है, तो ऐसे लिख लो। इसमें आ जाओ, पहले x वाला लिखेंगे, x प्लस है
और y जो है वो क्या है माइनस, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक परीक्षा में पूछा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर एक्स निर्देशांक। ये सब चीज़ पढ़ाया गया था बच्चों आपको क्लास में, तो वहाँ से आप इसको जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, परीक्षा में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? √x² + y²। गारंटी ये क्वेश्चन आएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो x² + y²। अगर मान दे कि तुमको पूछ दिया 2 + 5 का मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो ये x है y है, दोनों का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो ना। 2 का स्क्वायर हो गया कितना? 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, √29 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा मूल बिंदु से दूरी वाला, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना है? √x² + y² कर देना है, जो आएगा निकाल देना, ठीक है। ये सूत्र भी पूछा जा सकता है, इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। दूरी सूत्र में याद है, दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का, ये इस तरह से ये दूरी सूत्र होता है, ठीक है। विभाजन सूत्र चले जाओ। विभाजन सूत्र में mx लिख लेना है, ठीक है। 12 21 12 21 12 21, ठीक है। इस तरह से डाल दो, बीच में प्लस डाल दो, ठीक है। यहाँ पे m1 + m2, ठीक है। नीचे यहाँ भी m1 + m2 लिखना है ना, my लिख लो, 12 21 बीच में प्लस डाल दो, ठीक है। इस तरह से ये तुम्हारा हो जाता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र 2 प्रकार होता है, अंतर विभाजन सूत्र के लिए ये सूत्र आता है, ठीक है। मध्य बिंदु सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य बिंदु सूत्र में x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। त्रिभुज का अगर तुम्हें 3 पॉइंट दिया हुआ है, इस तरह से त्रिभुज दे दिया, इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, इसको बोलते हैं x3 y3, और पूछ दिया कि केंद्रक निकालें, केंद्र निकालें, बीच वाला केंद्र निकालें, इस तरह से केंद्र निकालें। तो उसके लिए सूत्र होता है x1 + x2 x1 x2 x2/3 y1 y2 y3/3, ठीक। आपको दे देगा 2, 3, 3, 5, 7, कुछ दे देगा और पूछेगा कि केंद्र निकालें। तो आपको क्या करना है? सब x वाले को जोड़ के 3 से भाग दे देना है, सब y वाले को जोड़ के 3 से भाग दे देना, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इस तरह से 1/2 इधर इस तरह मॉड लिख देना, ठीक है। फिर लिख लेना x1, फिर लिख लेना x2 और फिर लिख लेना x3, ठीक है। उसके बाद सबके बाद एक ब्रैकेट खींचना है, सबके बाद एक ब्रैकेट खींचना है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ प्लस लिख लो, ठीक है। तो x1 के पहले प्लस, x2 के प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। अंदर में y लिख लेना है, ठीक है। यहाँ भी y लिख लेना, y लिख लेना है, ठीक है। और बीच में माइनस डाल देना, ठीक है। डाल दिया। अब यहाँ पे 23 31 12 याद रखना है, 23 31 और 12 याद रखना, ठीक है। यहाँ 2 3 23 हो गया, 3 1 31 हो गया और 12 1 2, ठीक है। इस तरह से ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 बिंदु दे दिया है तुमको, 3 बिंदु, अब पूछ दिया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, तो इस तरह ये सूत्र लगा के निकाल देना, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप आप इस क्लास को अच्छे से देख लिए होंगे। अब जितना टाइम था हमने रिवीजन करवाने की कोशिश किया, ठीक है। अच्छा बताओ, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? परवलय। अगर आपने बहुपद चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल पे जाके बहुपद चैप्टर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख लेना एग्ज़ाम जाने से पहले, और फिर एग्ज़ाम में जाना, ठीक है। और जाओ अच्छे से एग्ज़ाम देके ना। बेस्ट ऑफ लक।